हे गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर। मेरा नाम है वैभव सैनी और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 1400 डेज हमारे ब्यूटीफुल जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर। यस गाइस, आज फाइनली 1400 डेज शुरू होने जा रहे हैं और आज के मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट गोल रहेगा कि हम अपने नेदराइट बीकन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना। और गाइस उसी के साथ साथ आज हम अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर छेद कर देने वाले हैं। यस गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरा एक चंक नीचे तक माइन करके निकालने वाला हूँ मैं, क्योंकि हम एक बहुत ही जायंट स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं। यस गाइस, जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मतलब जितना मैक्सिमम बनाया जा सकता है ना वर्ल्ड लिमिट तक, हम लोग उतना बड़ा स्लाइम फार्म बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा और बहुत सारी स्लाइम बॉल्स हम लोग को प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद गाइस हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोशन फार्म बनाने वाले हैं, जैसे कि आप लोग इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फाइनली आज हम एक ऑटोमेटिक पोशन फार्म बनाने वाले हैं और फाइनली गाइस बहुत सारे नेदराइट की माइनिंग करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मेरे पास है आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज। आप लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा मेरे पास इतना सारा नेदराइट हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद में। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस बस एक सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सो गाइस, आई थिंक इस बार मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि डे 1301 शुरू हो चुका है, बिकॉज आई थिंक डे 1301 खत्म होने वाला है। शाम हो रही है तो पहले फटाफट से जाकर हम लोग सो जाते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं फटाफट से जाता हूँ अपने एक्वेरियम के अंदर, वहां पर है हमारे प्यारे प्यारे से पैरेट्स और ये रहा हमारा बेड। फटाफट से मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और अगले दिन सुबह उठकर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और गाइस डे 1302 शुरू हो चुका है और आज का सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि हमने जो इतना ऑसम सा नया एक्वेरियम बनाया था बॉल की शेप का पिछले वाले एपिसोड के अंदर, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो यार, बहुत ऑसम बिल्ड था ये। इसके अंदर हम लोग अपने सारे के सारे एक्सोलॉटल्स को लेकर आने वाले हैं। फटाफट से मैं एक एक करके सारे के सारे एक्सोलॉटल्स को ले लेता हूं और उसके बाद हम लोग इस बड़े वाले एक्वेरियम के अंदर उन्हें शिफ्ट करने वाले हैं। फाइनली एक्सोलॉटल्स को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना यार, उनका नया घर है, हमने अभी तक उन्हें उनके नए घर के अंदर शिफ्ट नहीं करा है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पिकाचू को पकड़ा, बॉब जूनियर को पकड़ा और एक एक करके मैं सारे एक्सोलॉटल्स को ढूंढ ही रहा था कि मेरे पर डैमेज पड़ना शुरू हो चुका था। यस गाइस, ब्रीदिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। और हाँ, मेरे से पिछले एपिसोड में गलती हो गई थी, मैंने एक्वा एफिनिटी को रेस्पिरेशन 3 से कंफ्यूज कर लिया था और यहाँ पर मेरे को बॉब काफी देर तक दौड़ा रहा था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। आई नो रेस्पिरेशन 3 से अंडर वाटर ब्रीदिंग का टाइम बढ़ता है, ना कि एक्वा एफिनिटी से। एक्वा एफिनिटी से माइनिंग स्पीड बढ़ती है, आई थिंक नॉर्मल स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक एक करके सारे के सारे एक्सोलॉटल्स को जो है कलेक्ट कर लिया और उसके बाद फाइनली मैं आ चुका था बड़े वाले एक्वेरियम के अंदर। सो गाइस, ये है नया सा शानदार सा एक्वेरियम जो हमने पिछले वाले 100 डेज के अंदर बनाया था। इसके अंदर ऐसी 2 टनल्स बनी हुई है जहाँ से आप लोग आराम से पूरा का पूरा ओशन सफारी का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी ओशन सफारी है पूरी। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड हमें क्या बोलना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने सारे के सारे एक्सोलॉटल्स को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ये गया बॉब जूनियर और बाकी सारे एक्सोलॉटल्स को मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया और फाइनली ये लोग फ्री थे अपने नए बड़े से होम के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। बट एक्वेरियम से जाते जाते गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम लोगों ने ग्रास वगैरह या और सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाई हैं और ये एक्सोलॉटल्स जो है पूरे नीचे की तरफ घूम रहे हैं। एक्वेरियम काफ़ी बड़ा है, ऊपर की तरफ भी इतनी स्पेस है, बट ये लोग नीचे की तरफ ही घूम रहे हैं। आई डोंट नो क्या वजह थी, या मे बी एक्सोलॉटल्स को नीचे की तरफ घूमने में ज़्यादा मजा आता है। एनीवे, कुछ देर में यहाँ पर तैर रहा था और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। सो एक्वेरियम से बाहर आते ही मैंने फटाफट से अपना जायंट सा स्लाइम फार्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं निकल गया था नेदर में जाने के लिए और वहां से लाने वाला था बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स। और यहाँ पर गाइज मैं नेदर के अंदर आ चुका था और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे मैग्मा ब्लॉक्स हैं भी यहाँ पर। बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना बड़ा जायंट सा लावा पूल है यहाँ पर। हमारे बेस से थोड़ी सी दूरी लोकेशन है इसकी। हमारा नेदर बेस जो है, आपको पता ही होगा, नेदर बेस देखा होगा आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड्स के अंदर। और यहाँ पर मैंने फटाफट से इन मैग्मा ब्लॉक्स को माइन करना शुरू कर दिया। अब गाइज मैं अगले कुछ दिन स्पेंड करने वाला था काफी सारे मैग्मा ब्लॉक्स को इकट्ठा करने में, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैग्मा ब्लॉक्स की आखिर स्लाइम फार्म के अंदर जरूरत क्या है। तो गाइज मैग्मा ब्लॉक्स ही वो ब्लॉक्स हैं जो स्लाइम फार्म को पूरा फंक्शनल बनाएंगे, मतलब स्लाइम्स को मारने का काम यही ब्लॉक्स करने वाले हैं। बेसिकली स्लाइम्स जो इनके ऊपर आकर बाउंस करने लग जाएंगे और ये मैग्मा ब्लॉक उन्हें टपकाने का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक के बाद एक बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहा था और बेसिकली ये जो मैग्मा ब्लॉक्स है ना, इंस्टा माइन हो रहे थे। मतलब अभी तो एफिशिएंसी 4 की पिकैक्स है हमारे पास, अगर एफिशिएंसी 5 की पिकैक्स होती तो कितना तेज माइन होते हैं आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। और गाइज यही वो 100 डेज है जिसके अंदर हम अपनी पिकैक्स में एक और एफिशिएंसी 4 की बुक लगाने वाले हैं, इसे एफिशिएंसी 5 की पिकैक्स बनाने के लिए। क्योंकि यार इतना सारा हमें पूरा का पूरा चंक माइन करना है ऑल द वे Y11 तक, तो उसके लिए डेफिनेटली एफिशिएंसी 5 की हमें जरूरत पड़ने ही वाली है। एफिशिएंसी 4 से तो काम चलने वाला है नहीं। और गाइस फाइनली मैं मैग्मा ब्लॉक्स की माइनिंग कर वापस आ चुका था अपने नेदर बेस के पास में और यहाँ पर मुझे ये रेयर जॉकी नजर आया गाइस। इस बेबी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन ने कब्जा करा हुआ था इस चिकन के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम लोग इससे छुटकारा दिला दें। तो मैंने फटाफट से उस बेबी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मार दिया और ये चिकन फाइनली आज़ाद हो चुका था। इसे मैं डेफिनेटली ओवरवर्ल्ड के अंदर ले जाने वाला हूँ और इसे इस हेल से बचाकर प्यारे प्यारे से हरियाली से भरे ओवरवर्ल्ड के अंदर लेकर जाने
बताने वाला हूँ मैं। और गाइस मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक घास की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे देखने के लिए जब मैं जाता हूँ कुछ ऐसा होता है। गाइस मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया और इलाइटर से भी मैं उड़ नहीं पाया। पता नहीं क्या हुआ, मैंने डबल टैप किया था स्पेस को बट मैं उड़ ही नहीं पाया यहाँ पर। और गाइस अभी लिटरली मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जंगल ओनली वर्ल्ड यहाँ पर डिलीट हो गया। ये आई थिंक तीसरी या चौथी बार है जब मैं ऐसे मरते मरते बचाऊँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आई थिंक ये वर्ल्ड काफ़ी लकी है मेरे लिए क्योंकि मैं इतनी बार मरते मरते बचा हूँ, बट फिर भी हमारा वर्ल्ड एंड नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं सीधा आ गया था अपने आयरन फार्म के पास में काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस वाले फार्म को बनाने के लिए हमें बहुत सारे आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। तो जितना मेरी इन्वेंट्री में आ सकता था मैंने सारा का सारा आयरन यहाँ से कलेक्ट कर लिया। और गाइस सारे मटेरियल्स गैदर करने के बाद मैं घर जा ही रहा था कि एक बार फिर से मैं लावा से टकरा गया। पता नहीं यार हो क्या रहा है, मतलब किस्मत मेरी बहुत खराब चल रही है आजकल, आप लोग देख सकते हो। फिर से मैं एक बार मरते मरते बचा हूँ। वैसे मरते मरते तो नहीं, प्रोटेक्शन 4 है अपने सारे आर्मर पर, कुछ हो नहीं सकता। बट एनीवे इसके बाद मैंने फटाफट से अपना फार्म बनाना शुरू कर दिया। और गाइज अभी आपने देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट आधा चंक जो है माइन कर लिया है। हमें ऑल द वे Y11 तक जाना है, बट हमारी पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी हो चुकी है ऑलमोस्ट खत्म। और गाइज एफिशिएंसी 4 कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रही है। आपने देखा होगा मैंने एक बीकन भी सेटअप कर लिया था वहाँ पर, बट फिर भी हमारी एफिशिएंसी 4 उतने अच्छे से काम नहीं कर रही। तो मैं एफिशिएंसी 5 में कन्वर्ट करने आया हूँ अपनी पिकैक्स को। हमारे पास एक एफिशिएंसी 4 की बुक पड़ी हुई थी, मैंने फटाफट से अप्लाई कर दी है अपनी पिकैक्स के ऊपर। अब हमारे पास आने वाली है एफिशिएंसी 5। और गाइज इसमें लगे हैं पूरे पूरे 20 लेवल्स। और इसके बाद अगर हमने कोई और एन्चांटमेंट लगाने की कोशिश करी ना अपने पिकैक्स पे, तो आई थिंक लेवल्स का काउंटडाउन जो है वो बहुत लंबा जाने वाला है और हम लोग पूरे गरीब हो जाने वाले हैं। तो एक बार चल के आपको दिखा देता हूँ कि प्रोग्रेस की कंडीशन कैसी है अभी। ये मेरे को फटाफट से हटाना पड़ेगा, ऐसे काफ़ी गंदा लग रहा है पुराना वाला क्रीपर फार्म। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने ये बीकन सेटअप करा है और पहली बार मैंने इस बीकन की पावर ली है। आप लोग देख पा रहे होंगे हेस्ट 2 आ चुका है मेरे अपर राइट कॉर्नर में। येस गाइज यही वो 100 डेज है जिसके अंदर टेकाट्रॉन ने पहली बार बीकन से पावर ली है, क्योंकि बिना बीकन से पावर लिए यार इस फार्म को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा मैंने इस साइड डिग करके रखा हुआ है। आप लोग गाइज अंदाजा लगाना और कमेंट करके बताना कि कितने लेवल मैंने यहाँ पर डिग करे होंगे। आई मीन ग्राउंड से कितने लेवल मैंने यहाँ पर डिग करे होंगे, उस बात का आपको अंदाजा लगाना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने डिगिंग स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं हेस्ट 2 की पावर कितनी खतरनाक तरीके से डिग कर रही है। ऑलमोस्ट इंस्टा माइन हम लोग कर पा रहे हैं स्टोन को यहाँ पर। सो गाइज टाइम लैप्स शुरू करने से पहले मैं फटाफट से जाकर अपनी पिकैक्स को रिपेयर कर लेता हूँ। हम प्रीटी श्योर आप लोग टाइम लैप्स का वेट करेंगे और सोच रहे होंगे यार ये बीच में कहाँ से आ गया मैं, बट मेरे को अपनी पिकैक्स रिपेयर करनी थी। तो पहले फटाफट से जाकर हम लोग अपने गोल्ड फार्म पे अपनी पिकैक्स को रिपेयर करके आते हैं। सो गाइज यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने ऑसम से बड़े से गोल्ड फार्म के अंदर। अब गाइज आप लोग को एक चीज करनी है, अगर आपने इतना बड़ा गोल्ड फार्म किसी 100 डेज की वीडियोस के अंदर देखा है अभी तक, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं देखा है तो मुझे कमेंट कर बताना कि मेरी वीडियो के अंदर सबसे बड़ा गोल्ड फार्म है या फिर नहीं है। अब गाइज अगर हमारे 100 डेज के अंदर सबसे बड़ा गोल्ड फार्म होगा तो ये अपने आप में एक काफी बड़ा अचीवमेंट होगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बस किसी एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को हमें शूट करना होता है और सारे के सारे यहाँ पर आकर हम पर अटैक चालू कर देते हैं। बस फिर हमें उन्हें मारना शुरू कर देना है। और आई नो कि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे मेरे से कि यहाँ पर सारी की सारी माइन कार्ट लगाओ जिससे एंटिटी क्रैमिंग की वजह से खुद ब खुद मरने शुरू हो जाए और कंप्लीटली ऑटोमेटिक हमारा फार्म बन जाए। बट यार वो ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि खड़े रहो कुछ ना करना पड़े। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें मारते रहता हूँ मैनुअली। तो उससे क्या है मैं थोड़ा सा एंगेज रहता हूँ और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। सो गाइज अपनी पिकैक्स को कंप्लीटली रिपेयर करने के बाद मैंने फटाफट से अपना फार्म बनाना शुरू कर दिया। और गाइज अब आप लोग अपना टाइम लैप्स एंजॉय करो, अब मैं बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगा। थैंक गॉड फाइनली गाइज हमारा स्लाइम फार्म बनकर रेडी हो चुका है। और आई मस्ट से कि ये अब तक का ऐसा फार्म है जिसे बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। यस गाइज मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये है उसमें जाने का रास्ता। बट यहाँ से पहले मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि ये फार्म आखिर फंक्शन कैसे करता है और पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसे इतना नीचे बनाने का। अब गाइज आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, स्लाइम्स जो हैं वो Y लेवल 40 से नीचे ही स्पॉन होते हैं और स्पेशली स्लाइम चंक्स के अंदर स्पॉन होते हैं। तो गाइज मेरे को माइनिंग करते हुए स्लाइम चंक मिला था नीचे की तरफ, यहाँ पर स्लाइम्स स्पॉन हुए थे। फिर मैंने F3+G का यूज करा, इस चंक को पूरा ऑल द वे नीचे तक माइन कर लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आयरन गोलम्स यहाँ पर इसलिए हैं ताकि
ताकि स्लाइम्स जो है इन्हें देखकर इनकी तरफ कूदें और वो नीचे गिर जाए। वहां पर आप लोग को मैग्मा ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, वो पानी जो है उन्हें बहा के मैग्मा ब्लॉक्स के ऊपर लेकर जाता है और मैग्मा ब्लॉक्स उन स्लाइम्स को किल कर देते हैं और नीचे की तरफ उनकी सारी स्लाइम बॉल्स जो है माइन कार्ट पिक करके कलेक्ट कर लेती है। तो फटाफट से अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं अपना कलेक्शन सिस्टम दिखाने से पहले एक बार यहाँ देखो गाइस, वो रहा हमारा आयरन फार्म और वो रहा हमारा पुराना वाला क्रीपर फार्म। अब गाइस हमारी स्लाइम फार्म की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर खड़े होकर अगर हम AFK करेंगे तो हमारे बाकी के सारे फार्म्स की एक्टिव रहने वाले हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कलेक्शन सिस्टम के पास में और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 स्टैक से भी ज्यादा स्लाइम बॉल्स की इकट्ठी हो चुकी है। मतलब फार्म बनाते बनाते इतनी इकट्ठी हो चुकी है और इंटीरियर मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। सामने जो है माइनकार्ट विद हॉपर रन कर रही है। मैंने छोटा सा सर्किट बनाया है कि माइनकार्ट विद हॉपर जब कोने पे आती है ना, तो अगर उसके हॉपर्स के अंदर कुछ होता है तो सारा का सारा सामान अनलोड कर देती है वो चेस्ट के अंदर। काफी सिंपल सा बिल्ड है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने एक्वेरियम के अंदर और अब टाइम है अपने एक्सोलॉटल को नेम करने का। यस गाइस पिछले वाले एपिसोड में आपने बहुत प्यारे प्यारे नेम्स बताए थे एक्सोलॉटल के लिए, बट फाइनली मैं एक नाम रखने वाला हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस एक्सोलॉटल का नाम रखने वाले हैं पीचू। यस गाइस ये बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा था क्योंकि एक्चुअली ये पिकाचू का बेटा है या बेटी है, आई डोंट नो। तो उसी से ब्रीड करके हमने इस वाले एक्सोलॉटल को लिया था, सो इसलिए मैं इसका नाम पीचू रख रहा हूँ। सो गाइस अब बिग शाउट आउट टू एवरीवन जिन्होंने पीचू नाम सजेस्ट किया था। और अगर मैं किसी का नाम नहीं रख पाया हूँ तो गाइस ऑफेंड मत होना, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग और भी नेम सजेस्ट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक एक्सोलॉटल हमारा ट्रांसपोर्ट करने से रह गया था, मतलब हम उसे लेकर नहीं जा पाए थे दूसरे वाले एक्वेरियम के अंदर। आप लोग देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर का एक्सोलॉटल वहां पर रह गया है। तो फिलहाल मैंने पीचू को भी यहीं पर छोड़ दिया, हम लोग बाद में आएंगे और इसे नए वाले एक्वेरियम के अंदर दोनों को साथ में शिफ्ट करेंगे। इसके बाद मैं सीधा आ चुका था हमारे गाइस एंडरमैन एक्सपी फार्म के पास में, क्योंकि आई थिंक एंडरमैन एक्सपी फार्म से जल्दी टूल्स रिपेयर होती हैं। यहाँ पर आकर मैंने फटाफट से अपनी पिकैक्स को अपने ऑफ हैंड में लिया और उसे रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब गाइस इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे मेरा एक्सपी बार भी कितनी तेज़ बढ़ रहा है और मेरी पिकैक्स जो है कितनी जल्दी रिपेयर हो रही है। आई मीन जब पिकैक्स रिपेयर होती है तो एक्सपी बार नहीं बढ़ता है, गलत बोल गया ये मैं, आप लोग फिर से कमेंट कर दोगे तो इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक के बाद एक बहुत सारे एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया था। और गाइस मैं आपको एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। हमारी डबल चेस्ट जो रखी हुई है ना यहाँ पर, वो पूरी की पूरी एंडर पर्ल से भर चुकी है गाइज। सारी की सारी स्टैक्स हमारे पास इकट्ठी हैं, उसकी पूरी फुल हो चुकी है वो। और गाइज यहाँ पर इसके बाद मैंने शवल को भी रिपेयर करना शुरू कर दिया था यहाँ पर। और गाइज कुछ देर AFK करने के बाद हमारा शवल भी रिपेयर हो चुका है। और यहाँ पर इस चेस्ट को देखो यार, पूरी की पूरी एंडर पर्ल से भरी पड़ी है। हमें डेफिनेटली जल्दी ही स्टोरेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा। और इसके बाद गाइज मैंने सोचा जब मैं अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म के पास आया हूँ तो नए व्यूअर्स को दिखा देता हूँ कि ये फार्म कितना बड़ा है और कैसे फंक्शन करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यार काफ़ी बड़ा फार्म है, बीच में एक एंडरमाइट है जिसकी वजह से सारे के सारे एंडरमैन वहाँ पर होल के अंदर गिर जाते हैं और फिर हम उन्हें नीचे जाकर मार देते हैं। इसके बाद गाइज मैं फटाफट ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आया और मैंने अपने पोशन फार्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने पहले तो फटाफट से कुछ फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स बना लिए थे क्योंकि हमारे पास रॉकेट्स खत्म हो चुके थे। और गाइज इसी के साथ मैं बनाने वाला था कुछ ड्रॉपर्स और कुछ रेडस्टोन की टॉर्चेस, क्योंकि गाइज ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट होने वाले थे हमारे पोशन फार्म के। ड्रॉपर और रेडस्टोन टॉर्चेस की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। तो गाइज मैंने कुछ ड्रॉपर्स बना लिए थे लगभग हाफ अ स्टैक और कुछ रेडस्टोन की टॉर्चेस बना ली थी। और गाइज इसके बाद मैंने कुछ और मटेरियल्स गैदर करने शुरू कर दिए। आई मीन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे जैसे कि स्टोन्स और कुछ अलग अलग टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि गाइज मैं अपने पोशन फार्म को दिखने में एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहता था, सो दैट वो दिखने में भी अच्छा लगे और फंक्शन भी प्रॉपर्ली करे। तो मैं फटाफट से अपने ऑटोमेटिक स्टोन फार्म के पास आया और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास स्टोन जो है लगभग खत्म होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं इस चेस्ट के अंदर भी उतना ही बचा है जितना पिछली बार था, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा था। और यहाँ पर मैंने सारा का सारा स्टोन गैदर कर लिया और फटाफट से अपना पोशन फार्म जो है बनाना शुरू कर दिया। सो गाइज फाइनली कुछ 8-10 दिन की मेहनत के बाद हमारा पोशन फार्म भी बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसे बनाने में गाइज इतने दिन इसलिए लगे क्योंकि मटेरियल्स गैदर करने थे, बार बार इधर से उधर सामान ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और गाइज अब फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये फंक्शन करता है। काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है।
यहाँ पर ये जो चेस्ट रखी हुई है गाइस साइड में, इसके अंदर बहुत सारी वाटर बॉटल्स भर दी है मैंने, जो जाकर अपने ब्रूइंग स्टैंड के अंदर इकट्ठी होती रहेंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रूइंग स्टैंड, और यहाँ पर गाइस जो बटन नजर आ रहा है, इसका काम है नेदर वॉट को और अलग अलग टाइप के पोशंस के मटेरियल्स को ब्रूइंग स्टैंड के अंदर पहुंचाना। यहाँ पर 2 स्लॉट्स अभी खाली बच गए हैं क्योंकि हमारे पास और मटेरियल्स थे ही नहीं जिनसे पोशंस ब्रू करे जा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन कैसे करता है। इस बटन को अगर हमने ऐसे ही दबाया तो यहाँ पर एक नेदर वॉट आ जाएगी, देखा आपने, नेदर वॉट आ गई। और गाइस अगर कोई सा भी लेवर हम खींचेंगे और उसके बाद उस बटन को दबाएंगे तो वहां पर वो वाला इंग्रेडिएंट आ जाएगा। ये मैंने बटन दबाया, बट उसके बाद मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर हमारी मैग्मा क्रीम आई ही नहीं थी, बट फिर मेरा ध्यान गया कि नेदर वॉट को हटाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने नेदर वॉट हटाई, आप लोग देख सकते हैं मैग्मा क्रीम आ चुकी है और हमारा पोशन जो है ब्रू होना शुरू हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक पोशन फार्म फंक्शन करता है। आई होप आपको डिजाइन पसंद आया होगा। और गाइज इसके बाद मैं निकल चुका था काफ़ी सारी नेदराइट की माइनिंग करने, और गाइज वो मोमेंट आ चुका था जिसका आप लोग को इंतजार होगा। काफ़ी सारी हम लोग नेदराइट की माइनिंग करने वाले हैं और मैं फिर आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि हमारा बीकन कितना प्रोग्रेस करता है। तो फटाफट से चलते हैं नेदर के अंदर। सो गाइज मैं नेदर के अंदर आ चुका था और मैंने एक के बाद एक TNT जो है एक एक ब्लॉक के गैप में लगानी शुरू कर दी थी। अपने पास TNT की कमी नहीं है क्योंकि अपने पास अनलिमिटेड सैंड फार्म भी है और अनलिमिटेड गन पाउडर फार्म भी है। तो गाइज आप लोग कमेंट कर ये मत कहना कि मैं TNT थोड़ा थोड़ा दूर लगाऊं। एक्चुअली मैं तो एक एक ब्लॉक में नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि TNT की कमी नहीं है यार, तो फिर ऐसे जगह छोड़कर फायदा क्या, बीच में चेन टूट जाती है और बाद में दिक्कत हो जाती है। अब गाइस पहले मेरा प्लान था कि मैं माइनिंग मशीन बनाने वाला हूं और उसके थ्रू मैं माइनिंग करने वाला हूं। और गाइस माइनिंग मशीन बनाने के लिए ही मैंने इतना बड़ा जायंट सा स्लाइम फार्म बनाया था, बट मेरा पूरा का पूरा सपना टूट गया क्योंकि जब मेरे को रियलाइज हुआ मैं जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर खेल रहा हूं और इस वर्ल्ड के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल ही नहीं सकते जिससे ऑटोमेटिक माइनिंग मशीन बनाई जा सकती है। तो गाइस मैंने नॉर्मल TNT माइनिंग का ही सहारा लिया बाकी सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को ढूंढने के लिए। मैंने पहली चेन ब्लास्ट करी तो यहाँ पर चेन टूट चुकी थी पता नहीं कैसे, और यहाँ पर मेरे को अभी एक भी एंशिएंट डिब्रीज नजर नहीं आई थी। अब गाइज मैं नई लोकेशन में आकर यहाँ पर माइनिंग कर रहा था, मुझे एक और एंशिएंट डिब्री नजर आ चुकी है पीछे, बट पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकी की बची हुई चेन को ब्लास्ट कर देता हूँ सो दैट आगे कुछ और एंशिएंट डिब्रीज हमें मिल जाए। और इसके बाद मैं उस पीस के पास आया और मैंने सारी की सारी यहाँ से एंशिएंट डिब्रीज माइन करनी शुरू कर दी। आई थिंक यहाँ पर एक से ज्यादा पीसेस थे और मैंने देखा गाइज यहाँ पर 3 पीसेस थे पूरे एंशिएंट डिब्री के। अब गाइज ऐसे TNT मेथड से एंशिएंट डिब्रीज माइन करना तो अलग चीज है, बट उससे भी बड़ी महाभारत है बार बार लावा को ब्लॉक करना और उसके अंदर हिडन एंशिएंट डिब्रीज को एक्सपोज करके उन्हें माइन करना। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी, बट मैंने अपना जो डिसाइड किया था वो छोड़ा नहीं डेडिकेशन, और मैं कंटिन्यूअसली एंशिएंट डिब्रीज माइन कर रहा था। अब गाइस आप लोगों में से मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट करा था कि एक पूरे 100 डेज सिर्फ नेदराइट की माइनिंग करो, क्योंकि गाइस ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूरे 100 डेज के अंदर नेदराइट की माइनिंग करूंगा तो आप लोग को वीडियो बोरिंग लगेगी और आप लोग देखोगे नहीं। इसलिए फिर भी आज मैं काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ नेदराइट की माइनिंग करने के लिए, और मेरा प्लान है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग नेदराइट के बीकन को पूरा ब्लैक कर दें, ब्लैक नहीं तो ब्राउन कर दें। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा उसे नेदराइट से कवर कर दें, एंशिएंट डिब्रीज लगा दें, ब्लॉक्स नहीं तो हमारा सो दैट हमारा नेदराइट का बीकन जो है दिखने में थोड़ा बढ़िया लगे। और इसके बाद गाइस मैंने फटाफट एक और नई चेन बनानी शुरू कर दी थी। बहुत लंबी चेन थी ये, मेरी लगभग 2 स्टैक से भी ज्यादा यहाँ पर TNT की खर्च हुई इस चेन के अंदर। और गाइस यहाँ पर फाइनली अपने जंगल ओनली वर्ल्ड की बिगेस्ट TNT चेन को यहाँ पर मैंने ब्लास्ट करा, और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा धमाका होने वाला है अभी। ये चेन इतनी बड़ी थी ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे चंक्स को क्रॉस करके गई होगी। और जैसे ही मैंने इसको ब्लास्ट करा ना, आप लोग देख सकते हैं हेवन गाइस, इतनी सारी एंशिएंट डिब्रीज यहाँ पर नजर आ चुकी है मुझे। और यहाँ पर ये देखने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा था क्योंकि एंशिएंट डिब्रीज एक के बाद एक दूसरे के आगे यहाँ पर स्पॉन हो रखी थी। आई थिंक चंक बॉर्डर्स होंगे यहाँ पर, जो एक बॉर्डर के बाद दूसरे चंक के अंदर स्पॉन हुई है। तो यहाँ से मैंने फटाफट से एक के बाद एक सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को माइन करना शुरू कर दिया। 2 एंशिएंट डिब्रीज थी और 2 उसके आगे थी, और गाइस एक के बाद एक मैं सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को माइन करता जा रहा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब तक मैंने नेदर के अंदर इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं करा है जितना टाइम मैं इन आने वाले कुछ दिन के अंदर स्पेंड करने वाला था। जितने 100 डेज के अंदर से डेज बचे हैं मैं सारे के सारे डेज माइनिंग में स्पेंड करने वाला हूँ, और फिर आपको फाइनली दिखाने वाला हूँ हमारा बीकन कैसा लगने वाला है, हमारा नेदराइट का बीकन। गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज एक के बाद एक मैं सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को यहाँ पर माइन कर रहा था, क्लाइम करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लावा ब्लॉक करना पड़े, आज सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को माइन करके रहूंगा मैं। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी एंशिएंट डिब्रीज, सिर्फ गाइस एक जायंट TNT की चेन ने ये कमाल कर दिखाया है। इतनी सारी एंशिएंट डिब्रीज यहाँ पर एक्सपोज कर दी हैं। एक के बाद एक मैंने सारी की सारी एंशिएंट डिब्रीज को माइन किया, और गाइस मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसके अंदर मैंने कितने डेज स्पेंड करे, और फाइनली जब बाद में मैंने F3 स्क्रीन पर देखा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डेज का काउंटर सेट करा था, और मैं आपको फाइनली अब बस दिखाने वाला हूँ कुछ ही देर के अंदर रिजल्ट्स। सो गाइज फाइनली स्वागत है आप लोग का ओवरवर्ल्ड के अंदर, और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को ये नेदराइट बीकन देख के अब बहुत मजा आ रहा होगा। और मेरी इन्वेंटरी में 2 और नेदराइट के ब्लॉक आपको नजर आ ही गए होंगे। यस गाइज हमारे पास लगभग 4-4.5 स्टैक इकट्ठी हो गई थी एंशिएंट डिब्रीज की। और मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, ये फटाफट से मैं माइन करके दिखाता हूँ। इस बार अंदर आयरन ब्लॉक्स नहीं है, पूरा का पूरा एंशिएंट डिब्रीज से बना हुआ बीकन है गाइज। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी एंशिएंट डिब्रीज इकट्ठी करने में मेरी हालत खराब
ख़राब हो गई। मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी मेहनत करी है मैंने इतनी सारी एंशिएंट डिब्रीज इकट्ठी करने के अंदर। अब गाइस इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नेदरराइट बीकन अब पूरा नेदरराइट से बना हुआ है। ऑल्दो नेदरराइट के ब्लॉक से भले ही ना बना हो, पर एंशिएंट डिब्रीज से तो बना हुआ है ही ना यार। धीरे धीरे करके इसे भी कंप्लीट कर देंगे हम लोग। अब गाइस एग्जैक्ट मुझे कितने डेज लगे इतनी सारी एंशिएंट डिब्रीज माइन करने में, वो आपको एडिटेड वीडियो के अंदर नजर आ जाएगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बाद में इसमें मैं डेज का काउंटर लगाऊंगा पूरा, जो मैंने नोट डाउन करके रखा होता है नोटपैड के अंदर से, तो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारे 100 डेज भी हो जाते हैं कंप्लीट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 1400 डेज आज हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल जंगल ओनली वर्ल्ड के। और गाइस हमारे पास इतने सारे स्पेयर डायमंड के ब्लॉक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करने वाला हूँ अपने स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर। काफ़ी अमीर हो चुके हैं हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। काफ़ी मेहनत लगती है 100 डेज की वीडियोस को बनाने में, और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इसको लाइक करने में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।